गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं हूं संभव जैन और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास नंबर 5। 4 क्लास से अपन उड़ा चुके हैं और 5वीं क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम है साहब। कैसे हो? तो सभी लोग मस्त चल रहा है? दुनियादारी अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही? ज़िंदगी में कोई उमंग के साथ जियो भैया, जी रहे हो तो। बाकी जिंदा लाश की तरह तो दुनिया जी रही है। तो देखो, आज अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे, वो देखेंगे इंडिया के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे झंडे गाड़े। तो प्रमुख व्यक्तित्व समझने की कोशिश करते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, कैरेक्टर्स ऑफ इंडिया, इन्होंने इंडिया के मान को, अभिमान को पूरे वर्ल्ड लेवल पे बढ़ाया। तो इसमें देखो कई लोग हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का। किनका? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। सुना है कि नहीं सुना? अगर नहीं सुना हो तो कॉपी किताबें बंद करो, गंगा किनारे जाओ और वहीं भक्ति करो, क्योंकि तुम्हारे अगर तुमने इनका भी नाम नहीं सुना तो तुम्हारा पढ़ना लिखना सब बेकार है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन है ये? हरित क्रांति के जनक रहे साहब। जानते हो कि नहीं जानते हरित क्रांति के? तो ये भारत में, देखो जो हरित क्रांति है ना, हरित क्रांति, ये इसके दो जनक हैं। एक है इंडिया में, एक वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया में जो जनक है उनका नाम है एम एस स्वामीनाथन, और जो वर्ल्ड लेवल पे जो जनक है उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। तो मैं दोनों ही लिखवा दे रहा हूँ, तो ये बात यार लिख लो। लिखो, भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, उनका नाम क्या है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और इन्हीं एम एस स्वामीनाथन को ना 2024 में भारत रत्न भी मिला था। भारत रत्न का जो पुरस्कार मिलता है वो इन्हें मिल चुका है। तो ये साथ में ये भी लिख लो साहब कि 2024 में भारत रत्न विजेता, भारत रत्न विजेता भी रहे हैं ये। हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अब थोड़ा हरित क्रांति के बारे में भी समझ लो कि वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग ने इनके नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड लेवल पे इसके जनक हैं, जबकि भारत में कौन है? एम एस स्वामीनाथन। तो यहाँ ऐसे साथ में लिख लो कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक, ठीक है, कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर है? अब साथ में जब हरित क्रांति की बात आ ही गई है तो ये आपको बताना बड़ा उचित है कि हरित क्रांति शब्द का जो पहला प्रयोग है वो किसने किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि हरित क्रांति शब्द का पहला प्रयोग किसने किया। तो विलियम, एक मित्र हैं हमारे विलियम गार्ड, गार्ड साहब हैं, उन्होंने ये शब्द का, हरित क्रांति शब्द का पहला प्रयोग किया था। तो ये वाली बात भी लिख लो साहब। लिखो भैया मेरे, हरित क्रांति, हरित क्रांति शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता जिसने ये हरित क्रांति शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया, उनका नाम है विलियम गार्ड। ठीक है साहब, समझ लिया? विलियम गार्ड साहब ने हरित क्रांति शब्द का पहला यूज़ किया। नॉर्मन बोरलॉग ने वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति के फादर बन गए साहब। और भारत में हरित क्रांति के जो फादर साहब हैं वो एम एस स्वामीनाथन हैं, जिन्हें 2024 में भारत रत्न भी मिल गया। और देखो अब अगली शख्सियत देखते हैं जिन्होंने इंडिया में बड़ा काम किया, और उस शख्सियत का नाम है दोस्तों प्रोफेसर सी आर राव। प्रोफेसर सी आर राव बहुत फेमस व्यक्ति हैं ये जो है ये स्टैटिस्टिक्स, आप जो पढ़ते हो, मतलब बोलो ही नहीं पाता जी, क्या कहते हैं जा, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो भैया कुल मिला के स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी के क्षेत्र में बहुत बड़े ये 30 मार खान थे, मतलब बहुत तेज आदमी थे। और इन्हें 2023 में 2023 में इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स मिला था। बहुत फेमस, मतलब ये सांख्यिकी विद हैं, और 2023 में इन्हें इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स मिला। तो भैया महान ये सांख्यिकी विद हैं, महान सांख्यिकी विद। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये महान सांख्यिकी विद है, मतलब किस क्षेत्र में काम करते थे? स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में काम करते थे। और 2023 में इंटरनेशनल प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ इन
क्या कहते हैं उसको, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग क्या होगी, STA, स्टैटिस्टिक्स। ये लो साहब लिख गई, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। इसको ये जीत लिया था इन्होंने, और इसी वाले प्राइज़ को ना नोबल ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। मतलब एक कोड वर्ड है, इंटरनेशनल प्राइज़ तो इसका पूरा नाम हो गया। इसको मतलब इंटरनेशनल प्राइज़ को ना नोबल, सांख्यिकी का नोबल भी कहा जाता है, सांख्यिकी का नोबल। ऐसे कह देते हैं जैसे मान लो इसको कह रखा है कि ये जो अवार्ड जीत लेगा तो मतलब नोबल के बराबर हो गया, तो इसे सांख्यिकी का नोबल भी कहते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लो, 2023 में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का नोबल जीता। ठीक है साहब। अगले व्यक्ति देखते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगले व्यक्ति का नाम है अजय भट्ट। क्या नाम है, अजय भट्ट। भट्टे का काम था इनका, इसलिए जो अजय भट्ट हो गए साहब। तो ये अजय भट्ट कौन है भैया मेरे? अजय भट्ट साहब, आपने एक डिवाइस सुना होगा USB कहते हैं ना, जिसे पेन ड्राइव भी कहा जाता है। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, USB जो इस्तेमाल होती है कंप्यूटर में, इसका आविष्कार जो किया था वो अजय भट्ट ने किया था। अजय भट्ट इंडियन है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए फेमस है। तो यानी USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल की स्पेलिंग क्या होगी यार, मरेगा ये, सीरियल, अरे ससुर, ओ होगा, ए होगा, सीरियल जो होता है ना, सीरियल बस, इसके आविष्कारक हैं ये। यूनिवर्सल सीरियल बस के आविष्कारक कौन हो गए, अजय भट्ट। तो इंडिया के बहुत फेमस व्यक्ति जिन्होंने USB को खोज निकाला था साहब, तो ये भी आपने समझ लिया। ओके, अगले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है नरेंद्र। बहुत फेमस व्यक्ति हैं, डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी। डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी, ये भाई बहुत फेमस है भैया, नरेंद्र भैया बहुत फेमस। नरेंद्र जी ने क्या किया था, तो आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको कहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। सुना है कि नहीं सुना? जो इंटरनेट चलता है वो फाइबर ऑप्टिक्स पे ही चलता है। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स के जनक हैं। फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी, बहुत फेमस है ये, तो ये भी लिख लो साहब, फाइबर ऑप्टिक्स के जनक। फाइबर ऑप्टिक्स के जनक, द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कौन बन गए? डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी। अजय भैया कौन थे? अजय भैया ने USB चला दी, नरेंद्र भैया ने फाइबर चला दिया। ठीक है, CR राव तो नाम ही ऐसा खतरनाक सा है, तो फिर इनको खतरनाक वाली स्टैटिस्टिक्स के लिए जाना जाता है, और इन्हें इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स भी मिला था, जो सांख्यिकी का नोबेल कहलाते हैं। यार इसको बोलते क्या है? स्टैटिस्टिक्स, CR राव साहब को। फिर हरित क्रांति के बारे में समझा था कि नॉर्मल लोग वर्ल्ड लेवल पे हैं, इंडिया में MS स्वामीनाथन है, और जो शब्द पहला प्रयोग किया था वो विलियम गार्ड साहब ने किया था। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है विनोद धाम। देख रहा है विनोद धाम घूम रहे हैं लोग, क्यों घूम रहे हैं भैया? तो विनोद भैया का फेमस है, देख रहा है विनोद, क्योंकि इन्होंने पेंटियम जो चिप आती है, आपने देखा होगा कंप्यूटर में पेंटियम चिप लगती है जो बहुत फेमस, उसके ये जनक हैं। बहुत बड़ा आविष्कार था इनका पेंटियम चिप का। तो पेंटियम चिप के जनक रहे हैं, पेंटियम चिप के जनक इंडिया से हैं। क्या नाम है? विनोद धाम। विनोद देख रहा है, विनोद पेंटियम चिप खोज मारी है विनोद भैया ने। भाई साहब विनोद भैया ने क्या खोज मारी? पेंटियम चिप खोज मारी है भैया मेरे, देख रहा है विनोद पेंटियम चिप। अगले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है विजय भटकर। क्या नाम है? विजय भटकर। बहुत फेमस लोग हैं, आप लोग इन्हें जानते ही नहीं होंगे, मतलब हम नहीं जानते थे, अब जिस साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें ही पता चल रही है। इन्होंने इंडिया में ना सुपर कंप्यूटर बना मारा। सुपर कंप्यूटिंग के भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक यही हैं, विजय भटकर साहब। जब अमेरिका ने दोस्तों, अमेरिका ने इंडिया से अमेरिका ने मना कर दिया था कि हम तुम्हें सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, तुम्हारी इंडिया वालों की कोई औकात नहीं है कि वो सुपर कंप्यूटर चलाएं। तो विजय भटकर को ये बात बहुत बुरी लगी, उन्होंने कहा कि तुम नहीं दोगे अमेरिका वालों, हम खुद बना लेंगे। तो एक कंपनी है सीडेक नाम से, इंडिया में ही है, इंडिया की कंपनी है सीडेक के साथ मिलकर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय भटकर ने बनाया था। उस सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000।
समझ गए? तो ये इन्होंने विजय हासिल कर ली थी सुपर कंप्यूटर बनाने में। ठीक साहब, तो ये वाली बात पर लिख लो। भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक, भारत में सुपर कम यार कुछ कुछ ऐसी कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग के जनक। ठीक साहब, कौन हो जाएंगे? विजय भटकर। ठीक, सी डैक के साथ मिलकर, सी डैक के साथ मिलकर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया, परम 8000 बनाया। ठीक है, किसने बनाया? विजय भटकर भैया ने बनाया। विजय हासिल कर ली, विजय हासिल कर ली किसको बनाने में? सुपर कंप्यूटिंग को बनाने में। किसने? विजय जी ने, विजय जी ने विजय हासिल कर ली, परम 8000 बना मारा था। ठीक है, अब देखो आपने एक अगले जो व्यक्ति देख रहे हैं, जो इंडिया के बहुत फेमस व्यक्ति हैं टेक्निकली, उनका नाम है सबीर भाटिया, सबीर भाटिया। इन्होंने क्या किया था भाटिया साहब ने? देखो सबीर भाटिया साहब ने ये किया था, आपने जैसे जीमेल सुना है ना, जीमेल, ऐसे ही जीमेल से पहले दोस्तों हॉटमेल होता था एक। हम लोग जब जवानी में थे मतलब हम लोग जब बच्चे थे छोटे छोटे, तो हमारे घर में जब पहली बार कंप्यूटर आया तो हॉटमेल करके लिखा आता था इंटर उस पर कंप्यूटर वगैरह पे। तब तो हम इतना नहीं जानते थे, तो जैसे जीमेल की तरह होता है ये हॉटमेल। तो ये हॉटमेल था क्या? जैसे जीमेल है वैसे हॉटमेल था, लेकिन जीमेल आया बाद में। दुनिया में पहली बार दुनिया में ईमेल की जो सर्विस शुरू हुई, ईमेल की जो सर्विस शुरू हुई वो हॉटमेल के द्वारा ही शुरू हुई थी। हॉटमेल को सबीर भाटिया ने ही बनाया था। हालांकि पैसों की वजह से हॉटमेल को इन्होंने बेच दिया था बाद में, और वो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीद लिया था, जो MS कहते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट। तो हॉटमेल बनाने का श्रेय तो सबीर भाटिया को ही जाएगा, भले ही इसने बेच दिया, तो बनाया तो इन्होंने ही था। तो लिख लो साहब, दुनिया की पहली दुनिया की पहली वेब आधारित ईमेल सेवा हॉटमेल के आविष्कारक कौन बने हैं? सबीर भाटिया बने हैं साहब। भाटिया जी मुबारक हो, तालियां तालियां तालियां, जोरदार तालियां सबीर भाटिया जी के लिए। आपने हॉटमेल जैसी चीज़ों को बना दिया। मतलब हॉट मेल कर सकते थे क्या? कैसे हो, मन नहीं लग रहा है, प्लीज़ मेरे साथ बात करो। हॉट तरीके के मेल किए जा सकते। बोल सबीर भाटिया की जय। आपने लोगों को वो मौका दिया कि वो मेल के थ्रू हॉट बातें कर सकते हैं। सबीर भाटिया पैर कहाँ तुम्हारे छू लें, तुम्हारे पैर छू लें? अरे तुम नहीं होते तो जाने जहाँ हम कैसे अपनी बातें पहुँचाते। कब तक हम कबूतर से के थ्रू पहुँचाते, कबूतर जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। अब तो हॉट मेल है, कबूतर तुम जाओ अपने घर पे, जाओ, चल 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 चल। अब तो हॉट मेल आ गया है, क्योंकि सबीर भाटिया जी हैं। आहा, सबीर भाटिया, क्या बात है कि नहीं? अगली देखते हैं साहब, अगली का जो मैडम है, मैडम का नाम है रितु। रितु जी आ गई हैं, वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मोस्ट वेलकम मिस रितु करिधाल, बिग हैंड प्लीज़, अ ग्रेट अप्लाउज फॉर रितु करिधाल जी। ये महिला हैं, मैडम हैं रितु जी, और इन्हें मतलब इतना खुशी हो रही है मुझे बताते हुए। लड़कियों की जब भी कोई पॉजिटिविटी मैं देखता हूँ कि लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो एक मतलब ज़िंदगी में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बहुत बड़ा विज़न है कि जिस तरीके से हो सकता है दोस्तों, आप लोगों को मेरी कभी वीडियो देख के ऐसा लगता हो कि मैं गर्ल्स के लिए थोड़ी ज़्यादा वीडियो बना देता हूँ कि आप आगे बढ़िए। बॉयज़ के लिए भी बनाता हूँ, लेकिन लोग शिकायत कर देते हैं मुझसे कि आप गर्ल्स के लिए ज़्यादा बना देते हो। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं तो चाहता हूँ लड़के बढ़ें। लेकिन आप लड़के जितने भी मेरी बातें, मेरी वीडियो देखते हैं, वो अपने दिल से पूछना कभी कि क्या उन्हें जो आज़ादी मिली उन लड़कों को, क्या उनकी घर की बहनों को वो आज़ादी मिली? लड़के रात के 9 बजे 8 बजे घर से बाहर घूम रहे हैं, उनकी बहनें घूम रही होंगी? नहीं घूम रही होंगी। चाहे उनका मन हो जाने का या पढ़ने का जो मौका लड़कों को मिला, उतना लड़कियों को नहीं मिला। हो सकता है आपके यहाँ पे मिल गया हो, लेकिन 90% केस में गर्ल्स को उतना मौका नहीं मिलता है अपनी ज़िंदगी जीने का।
हमारे ग्रुप में कई हाउस वाइफ वगैरह जुड़ी रहती हैं, वो सब बताती हैं, और हम अपने घरों में भी देखते हैं कि लड़कियों पर थोड़ी बंदिशें ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं ऐसे वीडियोस ज़्यादा बनाता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई लड़की का नाम आता है और उसको देखता हूँ मैं कि उसने बहुत कुछ किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रितु का जब नाम आया, रितु मैडम का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मतलब इन्हें रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। सच में यार बहुत प्राउड की बात है ये। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ऋतु जी को कहते हैं। ठीक साहब, ऋतु देखो, रा से ऋतु, रा से रॉकेट, रॉकेट चल गया भैया मेरे। अब रॉकेट वुमेन क्यों कहा जाता होगा ना? क्योंकि जितने भी मिशन लॉन्च होते हैं इंडिया में, चाहे वो मंगलयान हो, चाहे वो चंद्रयान हो, जिन जिन में रॉकेट का इस्तेमाल होता है उसमें ऋतु मैडम की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, इसीलिए इन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ऋतु को भी देख लिया आपने, ऋतु मैम को। अगली देखते हैं। अगली जो मैडम है उनका नाम है अन्ना मणि। अन्ना मणि, ये भी फीमेल है, और इन्हें इंडिया का वेदर वुमेन ऑफ, वेदर वेदर होता है ना, मौसम, तो ये वेदर वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि इंडिया में जो मौसम की जानकारी देती हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वो ऐसी चीज़ों के बारे में इन्होंने ही डेवलपमेंट किया था। और जो अपनी ओजोन परत है, ओजोन परत, ओजोन परत को मेज़रमेंट करने में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुए वो अन्ना मणि ने ही बनाए थे। ओजोन परत को नापने मापने के लिए जितने उपकरण बने वो अन्ना मणि के द्वारा ही बनाए गए हिंदुस्तान में, इसीलिए इन्हें वेदर वुमेन, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वेदर वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है अन्ना मणि जी को। और इन्होंने ओजोन परत, लिखते चलो साथ में, ओजोन परत मापने के उपकरणों का आविष्कार किया। ठीक है, उपकरणों का आविष्कार किया, आविष्कार किया। क्या नाम है इनका? अन्ना मणि। बहुत अच्छी बात है ये, माँ से मणि, माँ से मौसम, आ से ओजोन परत है कि नहीं? तो ये माँ से मौसम हो गया, आ से ओजोन परत हो गई, अन्ना मणि। तो अन्ना मणि जी ने वेदर ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया का नवाज हासिल किया, ओजोन परत मापने का आविष्कार कर दिया। और देखो जनाब अली, और बताओ ज़िंदगी कैसे चल रही है? सब सही चल रहा है ज़िंदगी में? शादी आदि हो रही है कि नहीं हो रही है? शादी आदि कर लो, एक काम करो, पहले शादी कर लो, बटा बटा, बाद में पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, पहले बायोलॉजी पढ़ लो, तुम शादी कर लो फिर बायोलॉजी पढ़ना तुम आराम से, है कि नहीं? अच्छा, शादी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बायोलॉजी का टॉपिक जो है, मतलब थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकली पढ़ा जाता है कि नहीं है? समझ रहे हो? भाई सही बात है, मतलब जरूरी थोड़ी नहीं है कि आप गलत सेंस में ही उसको लेके जाओ, प्रैक्टिकली आप देखो। जैसे आपको, आप पेरेंट्स बनोगे, मम्मी पापा बनोगे, तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली तो है कि नहीं? तो समझ रहे हो? तो फिलहाल आपको बड़े ही मन मारते हुए आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है। भगवान करे, भगवान से प्रार्थना है कि आपकी ज़िंदगी में बायोलॉजी का चैप्टर बहुत जल्दी शुरू हो, आपके शरीर के चलो भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लौटाओ लौटाओ। अगली जो मैडम है उनका नाम है असीमा चटर्जी। चटर्जी आ गई, असीमा चटर्जी। आइए साहब, चटर्जी मैडम आ चुकी हैं। असीमा चटर्जी कौन है ये? तो देखो, आपने उपाधि सुनी होगी डॉक्टरेट की, डॉक्टर की नहीं, डॉक्टरेट, ये बहुत फेमस उपाधि होती है। जैसे लोग पीएचडी वगैरह करते हैं तो प्रोफेसर बन जाते हैं, ऐसी एक डॉक्टरेट का एक पद होता है, मतलब एक उपाधि होती है। तो केमिस्ट्री के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में डॉक्टरेट बनने वाली पहली इंडियन महिला थी ये असीमा चटर्जी। समझ गए? बहुत फेमस नाम, लिखो साहब। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान कहते हैं, तो लिखो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, के क्षेत्र में डॉक्टरेट, डॉक्टरेट की पदवी पाने वाली, पदवी पाने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला। क्या नाम है इनका? इनका नाम है असीमा चटर्जी। असीमा चटर्जी केमिस्ट्री के क्षेत्र में डॉक्टरेट की पदवी पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी, असीमा चटर्जी। ठीक है, ऐसे आप कई लोग जान रहे होगा, हो सकता है आपने कुछ नाम तो पहली बार सुने। जैसे मैंने अन्ना मणि जी का नाम पहली बार सुना,
असीमा चटर्जी मैंने सुनी है, क्योंकि मैंने जब मेंस दिया था तो टेक्नोलॉजी आती है ना मेंस के एग्ज़ाम में, तो मैं ऐसे लोगों को ऐसे एग्जांपल्स याद करके जाता था कि भैया ऐसे नाम लिखूंगा मैं जिन्होंने केमिस्ट्री में, साइंस में इंडिया में योगदान दिया। तो मेरे को तो इनमें से काफ़ी नाम पहले से पता थे, बस रितु मैडम का और अन्ना मणि का नाम नहीं पता था। तो आज पता चला, बहुत अच्छा लग रहा है जान के कि इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब मैं आपको वो उन लोगों के नाम बताऊंगा जिन्होंने इंडिया में, मतलब जो इंडियंस थे या इंडियन ओरिजिन के थे, भारतीय मूल के थे, और उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। ऐसे भी लोग आ सकते हैं ना, तो हेडिंग डालो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय, ऑब्लिक करके लिखना, भारतीय मूल के व्यक्ति। या तो वो भारत के रहने वाले आज भी हैं, या वो पहले भारत के थे, अब उन्होंने अपनी नागरिकता किसी और देश की ले ली, इसलिए उन्हें भारतीय मूल का कहा जाता है। तो भारतीय ऑब्लिक भारतीय मूल के व्यक्ति, है ना। इम्पोर्टेंट तो है ये चीज़ भाई, ऐसे आ सकता है ना कि इनमें से किस हिंदुस्तानी ने जो है नोबेल पुरस्कार जीता है, या कब जीता, या किस क्षेत्र में जीता। ऐसी चीज़ें बहुत आने के चांसेस हैं एग्जाम में। अपन एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं। साइंटिस्ट की बात हो रही है दोस्तों, साइंटिस्ट की, क्योंकि अपन लोग यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ेंगे साहब उन्होंने तो जीता था, तो भैया वो तो साइंटिस्ट थोड़े नहीं थे। यहाँ बात व्यक्ति हो रही है। व्यक्ति का मतलब है कि वो वैज्ञानिक रहे हो, साइंटिस्ट रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो एक ऐसी महान हस्ती जिसका आपने नाम सुना होगा, सीवी रमन साहब। सीवी रमन, नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था, और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है 1930 में। क्यों मिला, किस कैरेक्टर, किस क्षेत्र में मिला? तो सीवी रमन के बारे में लोग जानते होंगे, इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या इन्होंने किया था? तो इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की थी। अब आप सोचोगे कि रमन इफेक्ट क्या होता है, रमन प्रभाव क्या होता है? तो आपने जो प्रकाश सुना है, लाइट सुनी है, प्रकाश में प्रकीर्णन नाम की घटना होती है। अब प्रकीर्णन क्या होता है वो साइंस में समझना। आप पूरी प्रकीर्णन समझा दूंगा तो आधा घंटा इसी में चला जाएगा। तो प्रकीर्णन एक घटना होती है प्रकाश से जुड़ी हुई, उसके बारे में इन्होंने शोध किया था, रिसर्च की थी। इसी को कहा जाता है रमन इफेक्ट। इंग्लिश में प्रकीर्णन को कहते हैं कैटरिंग करके कुछ, स्कैटरिंग शायद कहा जाता है, आइडिया नहीं है मुझे, शायद स्कैटरिंग कहते हैं। तो ये वाली बात यहाँ लिख लो। प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधी घटना के लिए, प्रकीर्णन संबंधी घटना पर शोध, यानी शोध मतलब रिसर्च, ठीक है। तो ये बात आपने लिख ली। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1930 में मिला। क्यों मिला? फिजिक्स के कैरेक्टर में मिला। रमन इफेक्ट यानी लाइट की स्कैटरिंग, प्रकीर्णन की खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार जीत लिया इन्होंने। और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले न सिर्फ पहले हिंदुस्तानी थे, साइंटिस्ट थे, बल्कि पहले एशियाई क्षेत्र में, मतलब पहले एशिया के व्यक्ति थे। एशिया महाद्वीप से नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले साइंटिस्ट थे। विज्ञान के क्षेत्र की बात की जाए तो सीवी रमन का नाम सबसे पहले है। तो ये वाली बात यहाँ लिख लो। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय व पहले एशियाई व्यक्ति, ठीक है, समझ गए कौन बन गए वो? सीवी रमन साहब। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पे कि कौन व्यक्ति का नाम आएगा। और दूसरे व्यक्ति पर जिस व्यक्ति का नाम आता है उनको कहते हैं हरगोविंद खुराना। देखो साहब, हरगोविंद खुराना जी। आइए खुराना जी। मुझको खुराना माफ़ करना, गलती मारे से हो गई है। खुराना नहीं थे ना, वो तो राणा थे। हैं, मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। गुपचुप छत पे, कैसे शुरू हुई गाना, बड़ा अच्छा लगता है। छत पे बैठा था बहनोई, मैं तने पकड़ के सो गई। राणा कि नहीं मतलब खुराना आ गए तो मेरे अंदर का राणा जाग गया कि नहीं। तो साहब
मैं बहुत रंगीन मिजाज का व्यक्ति जो बिना गाने बजाने के साथ अपनी ज़िंदगी चलाता नहीं है। तो खुराना आते ही मेरे अंदर का राणा जाग गया साहब। मैं किसी अमरीश पुरी से कम थोड़ा नहीं हूँ गाने बजाने पे। हाँ? वाह दिल जले, आ जाओ आ जाओ दिल जले। क्या नाम था? खुराना। तो खुराना साहब ने क्या किया था साहब, तो इन्हें 1968 में, कब? 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बायोलॉजी के सेक्टर में मिला था, मतलब चिकित्सा के लिए। चिकित्सा के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्होंने जो है जेनेटिक्स की खोज करी थी, मतलब जेनेटिक जो कोड होता है उसको एक्सप्लेन किया था, उसको रिसर्च किया था। तो किसके लिए? जेनेटिक कोड की व्याख्या के लिए। जेनेटिक कोड की व्याख्या इन्होंने की थी, इसीलिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को 1968 में बायोलॉजी यानी मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल गया साहब। अब हम तीसरे व्यक्ति देख रहे हैं जो इंडियन ओरिजिन के थे और उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। उनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब। चंद्रशेखर आज़ाद जी आ गए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक अपना ऑरा है, उनके बारे में मतलब इतना पॉजिटिव गाने आने बनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत अच्छा गाना है जो भगत सिंह पर फिल्माया गया था और चंद्रशेखर जी की उसमें पीछे से थोड़ी सी एंट्री दिखाई है। गाना बहुत अच्छा है, आपको पसंद आएगा। बहुत अच्छे, मतलब एक गाना था कि सपने में देखा है उसको, आज वही दिन आया है, सूली के वो पार खड़ी है, ऐसे उस माँ ने मुझे बुलाया है ना, मेरा रंग दे बसंती चोला। बहुत बहुत फेमस गाना, बहुत अच्छा लगता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी की और भगत सिंह पर फिल्माया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी इंडिया के बहुत फेमस साइंटिस्ट। फिजिक्स के सेक्टर में इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था, 1983 में फिजिक्स के सेक्टर में। और इन्होंने ऐसी क्या मतलब काम किया था, तो देखो इन्होंने क्या किया था, जो हमारे स्टार होते हैं, जो आसमान में जो आप सितारे देखते हो, तारे सितारे देखते हो, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक डिस्टेंस खोज ली थी कि इंडिया से मतलब ज़मीन से तारों के बीच की जो दूरी है या तारों और तारों के बीच में जो दूरी है वो ब्लैक होल के ज़रिए हम कुछ कुछ नाप सकते हैं। ब्लैक होल से रिलेटेड इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और इस पूरी जो दूरी टाइप की जो बनी उसको इन्होंने एक सीमा कहा, एक बाउंड्री कहा और उस सीमा का नाम दिया चंद्रशेखर सीमा, यानी चंद्रशेखर बाउंड्री। तो इस तरीके से ये बहुत फेमस हुए थे, उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो किस लिए मिला है? तो साहब तारों की संरचना, तारों की संरचना, ठीक, कई सारे इन्होंने काम किए। ब्लैक होल, ब्लैक होल इस पर भी इन्होंने काम किया और चंद्रशेखर सीमा, इन तीनों कामों के लिए इन्हें फिजिक्स का सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1983 में। मैं तारे सितारे करूँगा क्या, तो तारे सितारों के लिए, ब्लैक होल के लिए और चंद्रशेखर सीमा के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को ही नोबेल पुरस्कार मिला। अगला दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है उनका नाम है वेंकट रमन रामकृष्णन। वेंकट रमन रामकृष्णन, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला है। वेंकट रमन रामकृष्णन जी को भी नोबेल पुरस्कार मिला है और नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला 2009 में। कब मिला? 2009। इन्होंने क्या किया, देखो इनके नाम में एक तो राम भी है, एक कृष्ण भी है। राम भी है, कृष्ण भी है, तो भगवान है और भगवान तो सब कुछ कर देता है, भगवान तो प्रकृति को बनाता है। तो इन्होंने राइबोसोम बना दिया, राइबोसोम। रा से राम हो गया, रा से ही राइबोसोम हो गया। रा तो राम है, राम राम राइबोसोम, और रा से ही रसायन है कि नहीं। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 2009 में। ठीक है साहब, तो यहाँ लिख लो ये भैया किस क्षेत्र में मिला है? केमिस्ट्री, नहीं हिंदी में लिखते, रा से नाम बन जाएगा ना, तो रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए मिला था। रा से राम, रा से रसायन और रा से ही राइबोसोम की खोज करी थी इन्होंने। राइबोसोम की संरचना, राइबोसोम की संरचना इन्हीं ने दी थी, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 2009 में मिल गया। तो अभी हमने लगातार 4 ऐसे नाम देखे जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इंडियन या इंडियन ओरिजिन थे। सीवी रमन साहब थे। क्रोनोलॉजी यही रहेगी, याद रखना, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और वेंकट रमन रामकृष्णन। एक बार आज की पूरी क्लास रिवाइज कर दें जिससे खोपड़ी में सब कुछ बैठ जाए। सबसे पहले हमने एम एस स्वामीनाथन जी की बात करी, जिन्हें हरित क्रांति का भारत में जनक कहा जाता है।
भारत रत्न भी इन्हें मिला 2024 में। अगर हरित क्रांति की बात वर्ल्ड लेवल पे की जाए तो हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, और हरित क्रांति शब्द का पहला प्रयोग किसने किया तो विलियम गार्ड साहब ने किया। फिर बात हमने CR राव जी की करी थी। राव जी जो है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स जीतने वाले व्यक्ति हैं, सांख्यिकी का नोबल कहा जाता है, और ये सांख्यिकी विद रहे, मतलब स्टैटिस्टिक के फील्ड में काम करने वाले थे। फिर अजय भट्ट जी कौन है? इन्होंने USB खोज मारी साहब, USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। अजय भट्ट साहब USB के डिज़ाइनर बन गए। फिर नरेंद्र जी आए, नरेंद्र जी ने फाइबर जी खोज मारा, नरेंद्र जी ने फाइबर जी खोज मारा, तो फाइबर ऑप्टिक्स के जो फादर बने वो नरेंद्र जी बन गए। देख रहा है विनोद कैसे पेंटियम चिप जो है कि जनक बने जा रहे हैं। ये नाम बड़ा विचित्र है ना कुछ गलत तो निकल जाए कि नहीं। विनोद धाम पेंटियम चिप के जनक बन गए साहब। सब समझ तो गई हो गए, सब याद हो गया फिर विजय जी ने विजय कर मारी सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, और सुपर कंप्यूटिंग के इंडिया के ये फादर बन गए विजय जी। विजय जी ने परम 8000 बना दिया जो कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, और CDEC के मदद से इन्होंने विजय जी ने इस क्षेत्र में विजय हासिल कर ली। फिर भाटिया साहब ने बहुत प्यारा काम किया जो है हॉट मेल। सुनो ना संगमरमर की हैं दीवारें, सुनो सुनो ना सुन नहीं रहे, तो फिर वो सुनो ना कहने वाली जो बातें हैं वो मेल के थ्रू जाती थी, हॉट बातें। समीर भाटिया जी ने हॉटमेल खोज मारा जो दुनिया का पहला ईमेल सर्विस था। फिर रितु मैडम रॉकेट वुमेन बन गई साहब। रा से ऋतु, रा से रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। फिर आ से देखो ओजोन परत, और माँ से मौसम, तो ये भी सब कुछ मैच ही हो रहा है। अन्ना मणि आ से ओजोन परत माप दिया, माँ से मौसम माप दिया, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। फिर असीमा चटर्जी मैडम केमिस्ट्री के क्षेत्र में डॉक्टरेट की पदवी पाने वाली पहली इंडियन फीमेल हैं असीमा चटर्जी। फिर नोबेल पुरस्कार की बात करिए तो देखो CV रमन 1930 में जीत गए, हरगोविंद खुराना 1968 में जीत गए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, वेंकट रमन 2009। अब आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे बताओ कि मंजुल भार्गवा, कठिन सवाल पूछता हूँ मैं करेंट में, इसमें कमेंट में, मंजुल भार्गवा इंडियन ओरिजिन के एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्हें किस सेक्टर में काम करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, या बायोलॉजी के क्षेत्र में। मंजुल भार्गवा हिंदुस्तान के महान साइंटिस्ट, महान मतलब पर्सनैलिटी किस क्षेत्र में कार्यरत है? बताइए कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।